प्रत्येक माता पिता अपने संतानों के लिए जिन्हें वे इस संसार में लेकर के आए हैं उनकी सुख समृद्धि और सुरक्षा के लिए जीवन भर प्रयत्न करते रहते हैं। और प्रयत्न करें क्यों भी ना, क्योंकि यही संतानें तो भविष्य में उनके नाम को इस संसार से परिचित कराती हैं। प्रत्येक माता पिता जिस प्रकार की शिक्षा, अयोग्य शिक्षा, योग्य शिक्षा तथा जिस प्रकार के संस्कार, अच्छे संस्कार या बुरे संस्कार अपने संतानों को देते हैं, उस प्रकार का ही उन संतानों का चरित्र का निर्माण होता है। परंतु अधिकतर माता पिता अपने संतानों की सुख, शांति और समृद्धि की चिंता में और उनके भविष्य की चिंता में उनके चरित्र का निर्माण कार्य भूल ही जाते हैं। जो माता पिता अपने संतानों के केवल और केवल भविष्य की चिंता करते हैं, उनके चरित्र निर्माण का कार्य नहीं करते, भविष्य में ऐसी संतानों को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। परंतु जो माता पिता अपने बच्चों की, अपने संतानों की भविष्य की चिंता किए बिना उनके चरित्र का निर्माण करते हैं, ऐसी संतानों को समस्त संसार प्रशस्ति करता है, अर्थात उनका अभिनंदन करता है। यही सत्य है। Hello student, welcome to Bambole Academy. I am Deepak Saini, physics faculty, and today we are going to discuss the electrostatics. This is the very first chapter of our class 12 and very interesting and very important of the point of view of NEET, JEE Mains as well as for board examination. ठीक है, तो सबसे पहले मैं कहूँगा स्टार्ट करने से पहले आप हमारा बम्बोले एकेडमी यूट्यूब पर जाकर के चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ हमने सीरीज ऑफ वीडियोस को हमने पोस्ट किया हुआ है, आप उन्हें जाकर के पढ़िए, वहाँ से समझिए और बेनिफिट होगा आपको, इस बात की गारंटी है हमारी, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले व्हाट इज चार्ज से। पहला बहुत ही पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है व्हाट इज चार्ज। व्हाट इज चार्ज, मैं एक बार इसकी डेफिनेशन बता देता हूं, तब आपको हम इसे कंटिन्यू कराएंगे। लिखे बेटा, व्हाट इज चार्ज, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द, लिख लो बेटा, व्हाट इज चार्ज, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, it is the property of the matter with the help of which it produce electric or magnetic effect. Also it experience electric and magnetic effect. यही चार्ज होता है, ये मैटर की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है बेटा, चार्ज जो है मैटर की प्रॉपर्टी है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को प्रोड्यूस भी कर सकता है और उसे एक्सपीरियंस भी कर सकता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर है के बाद? दूसरी बात, ये तो डेफिनेशन है, लेकिन केवल और केवल डेफिनेशन समझने से हमारा काम भर नहीं हो जाता, है ना। हम समझेंगे, वैसे तो मैं आपको बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हम बेसिकली डिफाइन करते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन का चार्ज ही वो ही चार्ज होता है, बेसिकली होता भी वही चार्ज है, इसके अलावा कुछ और नहीं होता है ना। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पर। जो एटम बना होता है, एटम कैसे बना होता है, एटम बना होता है बेटा न्यूक्लियस से, और उसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ देता है और कहीं और चला जाता है, मान ले दूसरे मैटर पे चला जाता है, अभी तो ये न्यूट्रल था, जितने इसमें इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन होंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद ये जो बन जाता है, ये इलेक्ट्रॉन तो इधर चला जाएगा और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी ये न्यूट्रल नहीं रहेगा, ये तो पॉजिटिव हो जाता है, और जिस मैटर पे जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है के बाद? तो इसका मतलब ये भी चार्ज हो जाएगा, ये भी चार्ज हो जाएगा, और ये ही चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है और उसके एक्सपीरियंस को, उसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस भी कर सकता है। तो बेसिकली यही चार्ज होता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा चार्ज की डेफिनेशन के बाद। चार्ज को हम धीरे धीरे समझेंगे, इतना आसान नहीं है इसे समझना शुरू में। यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले आप इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, है ना। तो देखो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज मैं आपको बता देता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है, आप बोर्ड पे देखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, देखो सबसे पहले मैं इसकी प्रॉपर्टीज बता देता हूं, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, फिर और ये नीट में भी पूछी जाती है कभी कभी, इसे हम 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कौन सी है बेटा, फर्स्ट, देयर एग्जिस्ट ओनली 2 टाइप ऑफ चार्ज, नेमली पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज, है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, मैं इसे हाथों हाथ एक्सप्लेन भी कर देता हूं, है ना। आप हेडिंग डाल लीजिए, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है बेटा, पहली प्रॉपर्टी है चार्ज कैन बी ओनली ऑफ 2 टाइप, पॉजिटिव और नेगेटिव। वैसे तो कोई टाइप होती नहीं है, लेकिन हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए चार्ज को 2 कैटेगरी में बांट दिया है, एक तो पॉजिटिव चार्ज
और दूसरा बेटा नेगेटिव चार्ज। क्लियर है बात? तो ये दो टाइप का चार्ज होता है, ठीक है। ये है सेकंड प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या सेकंड प्रॉपर्टी? देखिए क्या लिखा हुआ है, लाइक चार्ज रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्ज कैसे होंगे? एक तो चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है। प्लस चार्ज को प्लस क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस चार्ज को माइनस क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसमें लिखा हुआ है सेकंड प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ बेटा, लाइक चार्ज। लाइक चार्ज कौन कौन से है? लाइक चार्ज प्लस क्यू और प्लस क्यू, ये क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे को रिपल करेंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। ये कहने का मतलब है लाइक चार्ज तो बेटा माइनस चार्ज माइनस क्यू और माइनस क्यू भी हो सकता है, ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपल ही करेंगे, है ना। लेकिन अनलाइक चार्ज होंगे, अनलाइक चार्ज का मतलब है प्लस क्यू और माइनस क्यू अगर जो रखे हुए हैं ऐसे चार्ज अपोजिट साइन के साथ प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो ये जो चार्ज होते हैं बेटा एक दूसरे को अट्रैक्ट इन नेचर करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। क्लियर है क्या बात? तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, टू टाइप्स ऑफ चार्ज होता है, टू टाइप्स ऑफ चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपल करेंगे, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो सेम चार्ज रिपल ईच अदर और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 2। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पर। व्हाट इज द प्रॉपर्टी नंबर 3? थर्ड प्रॉपर्टी देखो बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। सिंपल सी बात है, इट डज नॉट फॉलो द रूल ऑफ द वेक्टर, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी आप जानते हैं, स्केलर क्वांटिटी का मतलब है इन्हें हम वेक्टर की तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, स्केलर की तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे 2 कूलम चार्ज है और 3 कूलम चार्ज है तो क्या 5 कूलम चार्ज हो जाएगा। मान लिया 2 कूलम चार्ज है माइनस 1 कूलम चार्ज है तो 1 कूलम चार्ज हो जाएगा। जैसे 2 कूलम है माइनस 4 कूलम है तो माइनस 2 कूलम चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे स्केलरली ऐड कर सकते हैं, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसी के कारण तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं, चार्ज इज एडिटिव नेचर। ये मैंने आपको बताया है, चार्ज इज इन एडिटिव, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव का मतलब क्या है, यदि आपको 2 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम करना है, 3 कूलम करना है तो कितना हो जाएगा बेटा, 5 कूलम हो जाएगा। अगर जो आपको करना है 5 कूलम माइनस 2 कूलम तो कितना हो जाएगा, 3 कूलम। तो दिस इज एडिटिव इन नेचर, इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। 1 कूलम प्लस 2 कूलम प्लस 3 कूलम इज इक्वल टू 6 कूलम इज द आंसर। सो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 4। व्हाट इज प्रॉपर्टी नंबर 4? चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। आपकी स्क्रीन पे भी हमने स्लाइड बना करके डाला हुआ है, इसे पढ़ सकते हो। चार्ज इज क्वांटिटाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी है बेटा, चार्ज इज क्वांटिटाइज, है ना। चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब होता है, ये चार्ज जो होता है, क्वांटाइजेशन का जो मतलब होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है चार्ज जो होता है वो पैकेट्स की फॉर्म में होता है। ये मैं आपको बताऊंगा और ये हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बहुत ज़्यादा से एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्वांटाइज कैसे होता है ना। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। ये क्वांटाइज होता है, क्वांटाइज का मतलब पैकेट्स होता है, पैकेट्स का मतलब बंडल होता है। हिंदी में बोलें तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज होता है। चार्ज जो होगा वो ई के इंटीजर मल्टीपल के में होता है कि चार्ज, ये n क्या है बेटा, n है इंटीजर। क्या है बेटा, n इज इंटीजर। क्लियर है क्या बात? तो चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, q इज इक्वल टू ne की फॉर्म में हो सकता है। यहाँ पे प्लस और माइनस लिखा हुआ है तो उससे कोई मतलब नहीं है ज्यादा, कि चार्ज प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। लेकिन चार्ज हो कैसे सकता है, प्लस ले तो 2e हो सकता है ना। कैसे 1e हो सकता है एंड 2e हो सकता है, 3e चार्ज हो सकता है, ऐसे चार्ज हो सकता है। लेकिन चार्ज 1.5e नहीं हो सकता। क्लियर है क्या बात? मतलब कि ये e के इंटीजर मल्टीपल में ही हो सकता है। यदि आप कहें कि एक ऑब्जेक्ट पर चार्ज है 2.73 इलेक्ट्रॉन तो बेटा इट इज रॉन्ग, ऐसा हो ही नहीं सकता। चार्ज कभी भी पॉइंट्स में आ ही नहीं सकता, या तो होगा वो 2e के इक्वल, 3e के इक्वल, 4e के इक्वल, 1000e के इक्वल, ऐसा करके
होगा ही। इसी तरीके से आप माइनस साइन लेंगे तो माइनस में भी केवल नेगेटिव आ जाएगा, माइनस चार्ज हो सकता है। यानी कि अगर जो आप कहें माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज है किसी और बॉडी पर, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्लियर है क्या बात? लेकिन अभी मैं थोड़ा सा क्वांटाइजेशन में ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा कि जो क्वांटाइजेशन का रूल है अपनी स्लाइड में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्या लिखा हुआ है कि जो क्वांटाइजेशन का रूल है, क्वांटाइजेशन इज वैलिड ओनली फॉर स्मॉल चार्जेस के लिए ही क्या होगी बेटा, ये वैलिड होगी। यदि बड़ा है चार्ज, है ना, for big charge it is not valid। नहीं आई बात समझ में? कैसे? मैं आपको एग्जाम्पल दे करके समझाता हूं। मैं यहां पर एग्जाम्पल देता हूं कैसे, कि यहीं पे दे देते हैं अपन। जैसे कि हम आपसे पूछें कि क्या चार्ज बराबर 2.3 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है बेटा वो E होता है, और 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। लेकिन मैंने यहां दे दिया है 2.3 कूलम, तो ये क्या चार्ज वैलिड है? हाँ, ये वैलिड है। हम इसमें क्वांटाइजेशन लगाएंगे नहीं। क्वांटाइजेशन कब लगाते हैं? जब चार्ज बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होता है। देखो यहाँ पे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम में बहुत ही छोटा चार्ज है, यानी जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के आसपास का चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। 2.3 कूलम, है ना। देख लो, अगर जो मैं आपसे कहूं कि 2.3 कूलम में इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, तो आप कैसे निकालोगे? Q इक्वल टू NE रख देना, तो N जो आएगा वो Q अपॉन E आएगा। Q की वैल्यू कितनी है? 2.3, और E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो कितना आ जाता है बेटा? ये आ जाता है आपका, दिस इज इक्वल टू वॉट, दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 223/16 इंटू 19। तो आप देखो n क्या होना चाहिए था? इंटीजर होना चाहिए था, लेकिन आप देखोगे कि यहां पर n इंटीजर नहीं आएगा, n कुछ और क्वांटिटी आएगी। लेकिन यहां पे 10 की पावर 19 क्वांटिटी 19 रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन है, 10 रेज़ टू पावर 19 इलेक्ट्रॉन है। तो यदि इलेक्ट्रॉन 10 की पावर 19, 10 की पावर 20 हो, तो जो क्वांटाइजेशन होता है हम उसे छोड़ देते हैं या हम उसे इग्नोर कर देते हैं। क्वांटाइजेशन इज इग्नोर्ड व्हेन चार्ज इज बिग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो कि केवल और केवल नीट में आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है क्या बात? तो क्वांटाइजेशन का मतलब है चार्ज पैकेट्स में होता है। दूसरी बात, छोटे चार्ज के लिए वैलिड है, बड़े चार्ज के लिए वैलिड नहीं है। क्लियर है बात? हाँ, तो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और करा देता हूं इस प्रॉपर्टी के साथ में, है ना। अपनी उधर स्लाइड लिखी हुई है, इसलिए अभी हम उधर साइड में जा नहीं सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 2 कूलम चार्ज में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो कैसे निकालेंगे? Q इज इक्वल टू NE से ही निकालेंगे। चार्ज कितना होता है बेटा? कूलम यूनिट होती है चार्ज की, है ना। चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा? कूलम होती है, वो मैं आपको बता देता हूं इसमें अभी, है ना। दूसरा Q क्या है? मान ले 2 है, और NE क्या है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे 2 कूलम चार्ज में 2 अपॉन 1.8 इंटू 10 की पावर 19, नीचे है ना, ऊपर जाएगा तो 19 बच जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 5/4 इंटू 10 की पावर 19। सो दिस मच इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम चार्ज। ये बात आपको ध्यान रखने की है कि यदि आपको बेटा चार्ज दिया हो और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे हो, तो Q इज इक्वल टू NE का फॉर्मूला लगा देंगे। 1 कूलम 2 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है, क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर दिया जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 5 एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एज वी कंसर्न विद नीट एंड जेईई मेन एग्जाम। हाँ ठीक है। 6th प्रॉपर्टी क्या है बेटा? 6th प्रॉपर्टी इज चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर, है ना। चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्जेस कंजर्व का मतलब क्या है बेटा? चार्जेस कंजर्व का मतलब होता है कि ना तो चार्ज को आप प्रोड्यूस कर सकते हो, ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो क्या कर सकते हो आप? केवल चार्ज को
एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में ट्रांसफर कर सकते हो। पृथ्वी पर हमारे वर्ल्ड में टोटल जितना चार्ज है वो एज इट इज कंजर्व्ड है, ना ही उसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, एक बॉडी से ट्रांसफर हो सकता है दूसरे बॉडी में। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और यही प्रॉपर्टी भी है ना, यही बात है। ओके, लास्ट प्रॉपर्टी है सेवेंथ प्रॉपर्टी। सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज डज नॉट चेंज विद वेलोसिटी, है ना, विथ वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या है, देखो जैसे मास होता है m इज इक्वल टू एम नॉट रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। जो बॉडी का मास होता है वो रिलेटिविस्टिक होता है। यदि बहुत तेजी स्पीड से चलता है ना, बहुत तेजी स्पीड से चलता है तो मास, बहुत तेजी स्पीड से चलता है तो मास जो होता है वो चेंज हो जाता है। इसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम पढ़ते हैं, लेकिन हमारा यहाँ इसे पढ़ने से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। हमारा केवल और केवल प्रॉपर्टी से मतलब है। बोर्ड में पूछी जाती है कि क्या चार्ज पार्टिकल की स्पीड पे डिपेंड करता है, बिल्कुल नहीं करता। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। क्लियर है क्या बात? तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये बात है। तो इन प्रॉपर्टीज को याद करने के बाद मैं आपको इनका यूनिट के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। यूनिट भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और यूनिट में इसमें कई सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं यूनिट के, जैसे कि इसकी यूनिट लिख लो, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, है ना। एसआई यूनिट जो होती है इसकी बेटा, एसआई यूनिट होती है इसकी कूलम। क्या होती है? कूलम। कूलम 1 कूलम, ऐसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है क्या बात? और जो सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट इसकी क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होती है, और इसे हम ईएसयू भी बोलते हैं, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और जिसे हम ईएसयू भी बोलते हैं। इसे सीजीएस यूनिट में लिखते हैं। और सीजीएस यूनिट और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट यानी कूलम और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में क्या रिलेशन होता है बेटा? 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU होता है। 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU होता है। इसे याद करते हैं, मैं तो भूल जाता हूं, बार बार फिर से याद करता हूं। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU होता है। ये तो फर्स्ट यूनिट हो गई, ये सेकंड यूनिट हो गई। इसके अलावा एक यूनिट होती है और उसे बोलते हैं हम मैग्नेटिक यूनिट, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हम यूज करते हैं, और उसे बोलते हैं हम EMU। क्या बोलते हैं बेटा? EMU। और 1 कूलम में और EMU में रिलेशन क्या होता है? 10 की पावर -1 EMU होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और इसे बेटा एब कूलम, है ना, क्या बोलते हैं इसे? एब कूलम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब कूलम भी बोलते हैं। तो देखो ध्यान से, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU, और 1 कूलम इज इक्वल टू 10 की पावर -1 EMU होता है ना। तो 1 कूलम ESU इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होती है, EMU इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है। EMU और ESU में बोर्ड में सवाल पूछा जाता है, नीट में तो आज तक नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछा जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देखेंगे 10 की पावर -1 EMU इज इक्वल टू व्हाट? इट इज 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि 1 EMU इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन 10 की पावर -1 ESU। और क्या लिख सकते हैं हम? 1 EMU इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 10 ESU। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन EMU एंड ESU। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के बच्चे, नीट में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। डेफिनेटली कंफ्यूज होने की वजह भी है कि जो मोस्टली यूनिट जो यूज़ होगी, मोस्टली क्या 99.99% जो हमारे क्वेश्चन में यूनिट होगी यूज़, वो SI यूनिट, कूलम यूनिट होती है। लेकिन प्रश्न बन जाता है कभी कभी बोर्ड पर, बोर्ड के साथ साथ में नीट के कुछ टेस्ट सीरीज में, इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज में डेफिनेटली कई बार पूछा गया और पूछा जाता रहेगा, इसलिए हमने आपको एक्सप्लेन किया है। इसे आप अपने डेस्क पे चिपका लीजिए, लिख लीजिए कि 1 EMU इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर ESU होता है।
CGS यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होती है, 1 कूलम बोलते हैं जिसे 3 × 10⁹ ESE होता है, और ये 1 कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻1 EMU एप कूलम भी बोलते हैं, और बहुत सारी यूनिट भी होती हैं, फ्रैंकलिन भी बोलते हैं इसे, है ना, डिफरेंट टाइप के इनके नेम हैं। तो हम इतना ही बताएंगे अभी इसमें, और हम उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आइडिया था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के ऊपर, क्लियर है क्या बात? तो ये होता है चार्ज। अब हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपको उसका अर्थ बता देता हूं, मीनिंग बता देता हूं कि हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, है ना, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग के मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, मेथड ऑफ चार्जिंग, क्लियर है बात? जो हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बेटा इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है वो मैं आपको क्लियर बहुत ज्यादा कर देता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है जो अभी अभी हमने चार्ज पढ़ा है, जो कि बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, बॉडी की प्रॉपर्टी जिसपे उस पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट किस प्रकार से प्रभावी होते हैं, इफेक्ट डालते हैं, वही चार्ज प्रॉपर्टी कहलाती है, वही प्रॉपर्टी चार्ज कहलाती है। और जब चार्ज रेस्ट पर हो, चार्ज जब रेस्ट पर हो तो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। यानी कि इस चैप्टर में हम चार्ज को क्या रखेंगे बेटा, रेस्ट पर रखेंगे, यानी रेस्ट पर रखे हुए चार्ज का ही डिस्कशन करना है। तो हमें मेथड ऑफ चार्जिंग में जो, या मेथड ऑफ चार्जिंग में या आने वाले जो भी हमारा टाइटल होगा, टॉपिक होगा, उसमें आपको एज्यूम करना है कि जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो चार्ज एट रेस्ट पर है, क्लियर है क्या बात? दूसरा भी होता है, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हो गया। आने वाले चैप्टर में फिर हम कैपेसिटर पढ़ेंगे और मैग्नेटोस्टैटिक पढ़ेंगे, और उसके बाद एक ऐसी यूनिट भी आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसमें चार्ज मूव करता है। तो पहले हम चार्ज एट रेस्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, उसके बाद EMI में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ेंगे जब चार्ज मूव करता है, उसके प्रभाव, उसके इफेक्ट को पढ़ने के लिए बाद में हम डिस्कशन करेंगे। तो आपको दिमाग में रख लेना है बच्चों क्या, कि ये वाला जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जैसे इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है, इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब है रेस्ट। इलेक्ट्रो का क्या मतलब है, चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब है रेस्ट, यानी चार्ज इज एट रेस्ट को हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। चार्ज के बारे में अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, थोड़ा बहुत आपको डेफिनेटली कुछ तो आइडिया हुआ होगा, पहले से आपने थोड़ा बहुत तो अपने सेल्फ स्टडी की होगी, डेफिनेटली नहीं की है तो सेल्फ स्टडी करना बेटा बहुत ही आवश्यक होता है। यदि आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो आपको समझ में कम आएगा, है ना, क्लियर है क्या बात? तो डेफिनेटली आपको सेल्फ स्टडी भी करनी आवश्यक होती है, ठीक है। तो अब हम आते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग में 3 टाइप के मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं, 3 टाइप के मेथड, 3 टाइप्स ऑफ मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं चार्जिंग के। तीनों ही मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, थियोरिटिकल हैं, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन आपको हम एक एक्सपेरिमेंट भी आपको करके दिखाएंगे और बहुत ही अच्छे एनिमेटेड वीडियो से समझाने की कोशिश भी आपको करेंगे। तो आप भी इसे बेटा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहला जो फर्स्ट हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग है वो है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा होता है सिंपल कंडक्शन की वजह से, कंडक्शन की हेल्प से हम चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरा होता है इंडक्शन, इंडक्शन की हेल्प से भी हम चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है के बाद? तो जो हमारा सबसे पहले जो पहला पॉइंट होगा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिक की सहायता से मेथड ऑफ चार्जिंग हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा हेडिंग डाल लीजिए फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, है ना। फर्स्ट है क्या, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, देखो बेटा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, मैं आपको बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल दे देता हूँ। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब सिंपल, इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्ज,
जो प्रोड्यूस होती है वो फ्रिक्शन के कारण प्रोड्यूस हुई है, वही फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होती है। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसा आपको डायग्राम में तो यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको देने वाला हूं। बहुत अच्छा एग्जांपल क्या होता है कि जब आप छोटे बच्चे थे, 9th 10th में थे या 6th 7th में भी, तो आप जादू करते थे क्लास में, क्या कि अपने बालों से या किसी कपड़े से स्केल को रगड़ करके या कंघे को रगड़ करके कागज के पीस उठाते थे। वो ही चार्जिंग कहलाता है। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट, वही फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा मेथड ऑफ चार्जिंग कहलाता है। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंटली करके दिखाता हूं कि कैसे ये, अगर जो आप इस पेन को, प्लास्टिक के पेन को, इस सिल्क टाइप का कपड़ा ले, है ना, और इसे रगड़े ऐसे करके, आप इसे रगड़िए, इसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस कराइए ऐसे करके, ऐसे करके, है ना। घर पे भी करेंगे, आपने करा हुआ है। और फिर आप क्या करते थे, आप पेपर ले लेते थे इस टाइप के, उस पे छोटे से पेपर ले लेते और उस पे चिपका देते थे, है ना। तो जैसे देखोगे कि इस पे कुछ पीस जो है वो चिपक जाते हैं, ठीक है, ऐसे करके उठा लेते हैं। ये इसमें उठाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए लिख लीजिए, जैसा आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रबिंग ऑफ टू सुटेबल बॉडीज, है ना। दो सुटेबल बॉडीज को यदि आप रब करते हो तो क्या हो जाती है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। जैसे आपको डायग्राम में भी दिखाया हुआ है ना। मैं आपको बता देता हूं, फॉर एग्जांपल क्या लोगे आप, एक ग्लास रोड लोगे, दिस इज द ग्लास रोड, और क्या लोगे आप, ये सिल्क का कपड़ा ले लोगे, दिस इज व्हाट, ग्लास रोड। अब इस ग्लास रोड से, जैसे मैंने आपको करके दिखाया कि ग्लास रोड कैसे लेनी है अपने को, ये ग्लास रोड लेनी है और ये सिल्क का कपड़ा है। ये कपड़ा सिल्क का नहीं है, इसलिए इससे चार्जिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो नहीं रही है। आप इसे रगड़ करके जब देखोगे तो क्या होगा कि ग्लास रोड से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, ग्लास रोड से जब आप इसे रगड़ोगे, तो अभी तो शुरू में तो न्यूट्रल था बेटा, ग्लास रोड से जब आप रगड़ते हो तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये जो सिल्क का कपड़ा होता है, इसमें क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज आ जाता है। तो ये भी चार्ज हो गया, कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज। ये भी चार्ज हो गया, कैसा चार्ज आ गया इस पे, पॉजिटिव चार्ज। तो रोड, ग्लास रोड कैसी हो गई बेटा, पॉजिटिव चार्ज। और ये सिल्क का कपड़ा कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज, जैसा आपको दिखाया हुआ है। यदि हम एक दूसरे टाइप का एक्सपेरिमेंट करें, जिसमें क्या लें हम, इबोनाइट की रोड लें। अब आप सोचेंगे सर ये इबोनाइट होता क्या है ना। इबोनाइट मैं इबोनाइट रोड लें और एक फर ले लें। फर मतलब या तो वूलन क्लोथ ले लो, है ना, क्या ले लो आप वूलन क्लोथ ले लो, वूलन क्लोथ ले लो या फर ले लो, या जैसे इसमें दिखाया फ्लैनल ले लो। एक टाइप का ये भी फैब्रिक होता है और इबोनाइट मटेरियल होता है। आप नेट पर गूगल पे जाकर के सर्च कर लीजिए व्हाट इज इबोनाइट रोड, है ना, तो आपको पता लगेगा कि इबोनाइट एक ऐसा मटेरियल होता है जिससे कि जो लेडीज के कंगन होते हैं वो उस मटेरियल के बने होते हैं। इबोनाइट प्लास्टिक के नहीं होते बेटा, वो कुछ प्लास्टिक के भी होता है, लेकिन जो अच्छी क्वालिटीज के कंगन बने होते हैं, लेडीज के बैंगल्स जो होती हैं, वो इबोनाइट की बनी हुई होती हैं। क्लियर है क्या बात। तो यदि इबोनाइट रोड को फर के कपड़ों से आप रगड़ेंगे तो क्या होगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इसे क्या बोलेंगे हम, ये जो वूलन क्लोथ है, वूलन क्लोथ या फर या फ्लैनेल भी बोल सकते हो आप इसे, ये क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और ये जो इबोनाइट रोड है ये नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाती है। क्लियर है के बाद, तो इस तरीके से है, ठीक है। तो दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग। क्लियर है के बाद, तो ध्यान से देखो होता क्या है मेथड ऑफ चार्जिंग में, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, है ना। अब हम इधर आ जाते हैं। होता क्या है कि जब आप फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे पास क्लोथ है और ये मटेरियल है, और जब हम इसे रगड़ते हैं ऐसे करके, तो होता क्या है कि जैसे ग्लास रोड है, इसमें पहले तो ये न्यूट्रल थी बेटा, पहले क्या थी, न्यूट्रल थी। इसमें एटम होते हैं और एटम में एक इलेक्ट्रॉन भी होता है ना।
एटम होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, एटम होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, एटम होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, एटम होता है, इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक मटेरियल जो है वो एटम और मॉलिक्यूल से तो मिलकर के बना होता है, मॉलिक्यूल्स भी एटम से बने होते हैं। और एटम में क्या होता है, एटम में पॉजिटिवली न्यूक्लियस होता है और नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। और इसी तरीके से जो मान लिया सिल्क का कपड़ा है, सिल्क के कपड़े में भी क्या होता है, सिल्क के कपड़े में भी एटम होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, एटम होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, एटम होता है, इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हर एक मटेरियल जो हमारा अर्थ पर है वो एटम से मिलकर के बना होता है। और एटम में, न्यूट्रल एटम में, पहले दोनों क्या है ये न्यूट्रल, न्यूट्रल एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज उसके इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट्स में होता है। क्लियर है बात। लेकिन जब आप इसे रगड़ते हो, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी देते हो, तो आप क्या करते हो, आप जैसे रगड़ते हो तो एनर्जी दे देते हो दोनों मटेरियल को। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस से पहले तो बाउंड होता है, लेकिन इसे एनर्जी मिल जाती है। जब इसे एनर्जी मिल जाता है तो ये कूद करके यहां पर पहुंच जाता है। ये इलेक्ट्रॉन कूद करके यहां पर पहुंच जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कूद करके यहां पे पहुंच जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कूद करके यहां पर पहुंच जाएगा। और इसी तरीके से यदि आप इसका दूसरा डायग्राम बनाओगे तो आफ्टर, ये तो न्यूट्रल है, आफ्टर चार्जिंग है ना, आफ्टर चार्जिंग क्या होगा, आफ्टर चार्जिंग ये प्लस 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 आयन बन जाते हैं। दिस इज व्हाट, पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रॉन चला गया एक एटम से तो बचा क्या उस पे, आयन, पॉजिटिव आयन। और यहाँ पे तो ये तो न्यूट्रल पोर्शन था ही, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इसी तरीके से आप इसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि इसमें ये जो इबोनाइट की रोड है ना, इबोनाइट की रोड, यहाँ पे ये फर है या वुलन क्लॉथ है, इसमें है इलेक्ट्रॉन होता है न्यूट्रल। ये क्या है बेटा, न्यूट्रल। ये क्या है, आफ्टर रबिंग है ना, या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बाद। तो यहां भी पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। तो यहां भी क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम से कोई समस्या नहीं है, न्यूट्रल एटम तो न्यूट्रल होता है। जब इन दोनों को रगड़ा जाता है तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन कूद करके यहां पे आ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन कूद करके यहाँ पे आ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन कूद करके इसके पास ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हो जाता है। ये तो क्या है, ग्लास। और ये क्या है बेटा, इबोनाइट। और ये क्या है बेटा, ये है आपका फनल है ना, या फर भी बोल सकते हैं, वूलन क्लॉथ भी बोल सकते हैं। तो आफ्टर रबिंग क्या होगा कि इस वाली रोड पर, इबोनाइट की रोड पर, इबोनाइट की रोड पर, ये तो ग्लास लिख लेना और इसे सिल्क भी आप लिख सकते हो। तो इबोनाइट की रोड पर बेसिकली क्या आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाते हैं और उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। जबकि जो फर है ना, या वूलन क्लॉथ है, वूलन क्लॉथ, इस पे क्या हो जाता है बेटा, इस पे पॉजिटिव आयन बच जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो दिस इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल मेथड ऑफ चार्जिंग विद द हेल्प ऑफ द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण बॉडी का चार्ज हो जाना। ये कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज होता है। जहां से इलेक्ट्रॉन आते हैं उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है। क्या हो जाती है, डिफिशियंसी। और वो कैसा हो जाता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अगर जो हम सिल्क को देखें तो इस पर क्या हो जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाती है। क्या हो जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाता है और कैसा हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इसी तरीके से यदि आप इबोनाइट और फर को या वूलन क्लॉथ तो लेते हो तो इबोनाइट पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाती है और इसलिए ये कैसा हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। जबकि फर और वूलन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है ना, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है। और ये कैसा हो जाता है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। क्लियर है क्या बात। सो दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग विद द हेल्प ऑफ द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन यदि आप समझ रहे हैं, आप अच्छे बच्चे हैं, तो आपके दिमाग में बिल्कुल एक बात आ जानी चाहिए कि सर पहले तो ग्लास और सिल्क को हमने रगड़ा तो इलेक्ट्रॉन इधर चले गए ग्लास रोड से, लेकिन यदि हमने इबोनाइट को फर से रगड़ा तो इबोनाइट रोड पर इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गए, तो
तो इसका आंसर बेटा मैं आपको दे देता हूं, बहुत अच्छे से समझा देता हूं, आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप इसे ठीक तरीके से समझेंगे। और आपकी जो कंफ्यूजन है, ये बड़े बड़े बच्चों की कंफ्यूजन होती है, जैसे छोड़ देते हैं और उसे करने का कोई मतलब भी नहीं होता, क्योंकि एग्जाम में तो पूछा जाता नहीं है। लेकिन ये एज इट इज है, ये फैक्ट है, ये आपको पहले तो याद रखना है, उसके बाद समझना है। समझना किस आधार पर है, मान लेते हैं ये पेन है, इस पेन मान लेते हैं एक लड्डू है, लड्डू है ना, आप दो लड़के हो, दो स्टूडेंट हैं, लड्डू है, लड्डू को यहां रख दिया, तो दोनों लड्डू लेना चाहते हैं, तो दोनों लड़ेंगे, दोनों लड्डू को क्या करेंगे, खींचेंगे। या ये पेन समझ लेते हैं, ये पेन है, इस पेन को एक लड़का ऐसे खींचना चाहता है, एक लड़का ऐसे खींचना चाहता है। जब दोनों को खींचेंगे तो खींचेगा कौन, इस पेन को ले कौन जाएगा, कौन सा लड़का ले जाएगा, वही ले जाएगा जो लड़का ताकतवर होगा, जिसमें ज्यादा ताकत होगी, जो ज्यादा स्ट्रांग होगा। इसी तरीके से आप इन चीजों को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे, ध्यान से देखो, मान लेते हैं ये हमारा मटेरियल है, ये ग्लास है, ग्लास का मटेरियल है, और इधर की साइड क्या है बेटा, उधर की साइड क्या है, सिल्क है। क्लियर है के बाद, यहाँ पे एटम होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे करके एटम प्लस इलेक्ट्रॉन। और सिल्क में भी एटम इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम सॉरी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इन ये एक मटेरियल है, एक ये दूसरा मटेरियल है, जब ग्लास और सिल्क को रगड़ते हैं तो एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन को, तो वो वाले इलेक्ट्रॉन छूट जाते हैं जो वीक होता है, जो एटम वीक होता है। इस केस में, ग्लास और सिल्क के केस में, ये जो ग्लास के इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के बाइंडिंग फोर्स से वीकली अटैच्ड हैं। क्या ये इलेक्ट्रॉन क्या है, दीज इलेक्ट्रॉन्स, दीज ग्लास रोड इलेक्ट्रॉन्स, ग्लास रोड्स इलेक्ट्रॉन्स आर वीकली, है ना, आर वीकली अटैच्ड, वीकली अटैच्ड विद, वीकली अटैच्ड विद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ ग्लास एटम, ऑफ ग्लास एटम। जब ये वीकली अटैच है तो ये टूट जाएंगे और इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे। इसी तरीके से इबोनाइट और फर में जो फर के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फर के एटम से वीकली अटैच्ड होते हैं, या ये हम कह सकते हैं इबोनाइट के इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अटैच होते हैं एज कंपेयर टू फर। तो जो वीकली इलेक्ट्रॉन है वो टूट जाता है बाइंडिंग फोर्स से, न्यूक्लियस से, और वो दूसरे मटेरियल पर पहुंच जाता है। तो यही रीजन है कि ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन सिल्क में जाते हैं और फर से इलेक्ट्रॉन इबोनाइट रोड में आ जाते हैं। दिस इज द रीजन। फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा बेटा कि हमें कैसे पता लगेगा कि ग्लास रोड के इलेक्ट्रॉन वीकली हैं और सिल्क के स्ट्रांगली अटैच्ड हैं, या इबोनाइट के स्ट्रांगली अटैच्ड हैं और फर के वीकली अटैच्ड हैं। तो उसके लिए भी मेरे पास आंसर है। आंसर क्या होगा आप ही सोच सकते हो। यदि आप हो और आपसे ज्यादा स्ट्रांग एक बच्चा है और उसके हाथ में पेन दे दिया तो स्ट्रांग बच्चा खींच के ले जाएगा। इसका मतलब क्या है कि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन, कौन ले जाएगा, जो ताकतवर होगा तो वो ले जाएगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा वो तो मटेरियल पे डिपेंड करता है। क्लियर है क्या, किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है ना। जैसा कि अब मैं इसे थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, जैसे कि आप देख लो, एक ये हमारे पास ये टेबल है, जैसे कि आप टेबल दिखाई दे रही है आपको कि कॉलम 1 में पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। इसका मतलब ग्लास और सिल्क में जब आप रगड़ोगे तो सिल्क के जो ग्लास के इलेक्ट्रॉन है वो सिल्क में चले जाएंगे। क्लियर है बात। इसी तरीके से जो वुल और फेनल है, जो वुड और फेलन है, जो वूल और फनल है, वूल और फनल से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इबोनाइट और रबर रोड में, है ना, जो आपकी सेकंड है। और इबोनाइट में और पॉलीथीन में देखें तो पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ड्राई हेयर और कॉम्ब यानी कंघे में देखें तो कंघे के इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, यही ज्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है। क्लियर है बात। दूसरा, बहुत अच्छे से ऊपर लिखी हुई है एक टेबल देखो बेटा, पढ़ो ध्यान से। पहले क्या लिखा है, फर, ग्लास, सिल्क, ह्यूमन बॉडी, कॉटन, वुड, सीलिंग, वैक्स, अंबर, रेजिन, सल्फर, रबर और इबोनाइट। ध्यान दो, जो सबसे एंड में मटेरियल है, जो सबसे
एंड में मटेरियल है उसकी स्ट्रॉन्गनेस इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा है, यानी कि इबोनाइट रोड के इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड हैं एज कंपेयर टू ऊपर वाले, है ना। तो फर और ग्लास में यदि आप कंसीडर करो, फर और ग्लास में, तो जो बाद में आएगा उसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड है। तो फर और ग्लास में किसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बाउंड है? ग्लास के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बाउंड है। मैं आपको यहाँ लिख करके दिखा देता हूँ, है ना, यहाँ पे दिखा देते हैं कैसे। ध्यान से देखो कि फर ग्लास, ऐसे लिख लो, आप भी कॉपी पे लिख लो बेटा, फर ग्लास सिल्क। इस टेबल को इस तरीके से बना लो, सिल्क के बाद ह्यूमन बॉडी, उसके बाद क्या है बेटा? कॉटन, उसके बाद वुड, सीलिंग वैक्स, अंबर, उसके बाद रेजिन, एंड देन सल्फर, एंड देन रबर, क्लियर है के बाद, एंड देन इबोनाइट। आ गई बात समझ में? तो जो ये ऑर्डर है, ये वाला ऑर्डर, ये क्या है? दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ न्यूक्लियस फॉर इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि ध्यान से देखो, मैं कहने का क्या वाला हूं? मैं कहने वाला बेटा ये हूं कि अगर जो आप ग्लास लोगे और फर लोगे तो ग्लास के इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अटैच है एज कंपेयर टू फर, और यदि आप सिल्क और ग्लास लोगे तो सिल्क के इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रांगली अटैच है एज कंपेयर टू ग्लास। जैसे मैंने ग्लास रोड ली और ये फर लिया, क्या लिया? फर। तो जब आप इन दोनों को रगड़ोगे ना, ये क्या है? दिस इज ग्लास। जब आप इन दोनों को रगड़ोगे तो फर से इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे और ग्लास क्या हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। क्लियर है बात? और फर क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। जबकि यदि आप ग्लास रोड को और सिल्क को लोगे और जब इन दोनों को रगड़ोगे, है ना, यहां पे ले लेता हूं मैं, ग्लास और सिल्क आपने ले लिया, मान लिया ये दोनों एग्जांपल ले लिए, तो स्ट्रांगली किसके ज्यादा अटैच है? सिल्क के ज्यादा अटैच है। तो सिल्क तो हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज और ग्लास कैसा हो जाएगा बेटा? पॉजिटिवली चार्ज। ये कहने का मतलब है। इसी तरीके से यदि आप सिल्क और कॉटन को लोगे तो कॉटन में इलेक्ट्रॉन सिल्क से आएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें आएंगे, इसमें से इसे आएंगे। इसी तरीके से यदि आप ग्लास और अंबर को लेते हो, जैसे ये ले लिया आपने, दिस इज द ग्लास रोड, और ये ले लिया आपने अंबर, एक सब मैटर है, दोनों को रगड़ोगे तो बेटा इलेक्ट्रॉन किसके ज्यादा स्ट्रांगली अटैच है? अंबर के। तो टूटेंगे किसके? ग्लास के। तो बेटा ग्लास के इलेक्ट्रॉन जब टूटेंगे तो इस पे तो पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा, और ग्लास के इलेक्ट्रॉन टूट करके कहां पे आ जाएंगे? अंबर में आ जाएगा। ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ग्लास रोड पे पॉजिटिव और अंबर पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से यदि आप अंबर और इबोनाइट को लेते हो, है ना, अंबर और इबोनाइट को लेते हो, ये इबोनाइट रोड है, मान लेते हैं इबोनाइट है। यदि आप इन दोनों को रगड़ते हो, दोनों को रब करते हो, तो इलेक्ट्रॉन किसके ज्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड हैं? इबोनाइट के। अंबर के तो वीक हैं, तो अंबर के इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ जाएंगे। तो बेटा इबोनाइट रोड कैसे हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज। और अंबर कैसे हो जाएगा बेटा? अंबर हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। यही कहने का मतलब है ना। तो इस चीज को ही आपको समझना है और ध्यान से समझना है, साथ में बेटा इसको आपको याद भी रखना है, तभी आप जाकर के इसे क्लियर कर पाओगे। तो बहुत ही बढ़िया थ्योरी है ये। थ्योरी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, साथ में आपको एक टेबल भी दी है। ये टेबल बहुत कम बुक्स में लिखी हुई है, जैसे कि प्रदीप वगैरह पुरानी बुक्स हैं उसमें लिखी हुई होती है ना। आप इन्हें याद कर लेना। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो कि ग्लास रोड और सिल्क के दिया जाता है, इबोनाइट रोड और फर के दिया जाता है, और अंबर और इबोनाइट रोड का दिया जाता है। तो इन्हें तो क्या कर लोगे आप बेटा? इन्हें याद ही कर लोगे। ठीक है, जब याद कर लोगे तो इट वुड बी मच बेटर। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आपको फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी समझ में आना चाहिए। एक एक पॉइंट मैंने आपको बताने की कोशिश की है। दूसरा, आप इसे दोबारा से पढ़िए, एक बार के पढ़ने से समझ में नहीं आता है, रिवीजन कीजिए, दोबारा से वीडियो लेक्चर को देखिए, है ना, तभी जाकर के आप इसे
अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि अगर जो आप बेसिक अच्छे से समझ जाएंगे तो बाकी का चैप्टर भी आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेरा आपको यही कहना है कि आप धीरे धीरे पढ़िए, प्रॉपर पढ़िए, स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश कीजिए। शुरू में यदि आप क्लास 12th में आए हैं तो आपको बहुत ही स्लो चलना पड़ेगा, लेकिन मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो यही मेरा आपसे कहना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर मुड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ रहे हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग में सेकंड है हमारा कंडक्शन। व्हाट इज कंडक्शन? कंडक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि हाँ, कंडक्शन क्या होता है? व्हाट इज कंडक्शन? कंडक्शन तो बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रॉन को एक चार्जिंग जो है, दिस इज अ मेथड ऑफ चार्जिंग, कि चार्जिंग डायरेक्टली आप टच करा के कर दें। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, डायग्राम में देख रहे हैं कि मान लेते हैं हमारे पास क्या है कि कोई भी हमारे पास पॉजिटिव, ये इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है। आयन एटम होता है, उस पे इलेक्ट्रॉन होता है, एटम होता है, 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 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इनिशियली क्या है बेटा? ये न्यूट्रल। क्या है ये? न्यूट्रल। जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। लेकिन यदि हम इस पे एक नेगेटिवली चार्ज रोड ले आए, नेगेटिवली चार्ज कौन सी रोड? इबोनाइट की रोड। नेगेटिवली चार्ज कैसे होगी? अभी तो बताया था, रगड़ दो इबोनाइट की रोड को फर से, तो क्या हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इबोनाइट रोड तो सबसे एंड में आता है, ध्यान करो। इबोनाइट रोड को सिल्क से रगड़ दो, ग्लास से रगड़ दो, क्या हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। जब इसे आप लाओगे तो जैसा आपको डायग्राम में दिखाया गया है, तो क्या हो जाएगा? ये तो पहले न्यूट्रल था। क्या था पहले? ये न्यूट्रल। जब आप इसमें नेगेटिवली चार्ज लाओगे और इससे, है ना, ये बॉडी है, जब आप इससे टच करोगे तो कंडक्टर है ये। क्या है ये? कंडक्टर। कंडक्टर स्पेयर, है ना, कंडक्टिंग स्पेयर। लोहे का, किसका? लोहे का, स्टील का, ऐसे करके कंडक्टिंग। जैसे आप इसे टच करोगे, यहाँ पे टच करोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या चले जाते हैं? इसके अंदर आ जाते हैं। आई बात समझ में? और जब आप इसे हटा लोगे तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन इसमें चारों तरफ फैल जाएंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये जो कंडक्टिंग स्पेयर था नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। हो गया। क्लियर है क्या बात? ये बात है। तो कंडक्शन के द्वारा चार्जिंग करने का मतलब तो ये है कि आप डायरेक्टली सोर्स ऑफ चार्ज को, ये क्या है? दिस इज ए सोर्स ऑफ चार्ज। सोर्स ऑफ चार्ज, सोर्स ऑफ चार्ज को डायरेक्टली किसी बॉडी से टच करा दो तो कंडक्शन हो जाता है। कंडक्शन के कारण चार्जिंग हो जाती है। क्लियर है बात? सबसे अच्छा एग्जांपल, जैसे आप अपनी मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हो तो कंडक्शन के द्वारा करते हो। क्या करते हो आप? डायरेक्ट ही जो आपके बोर्ड, आपके घरों के बोर्ड के अंदर जो पावर पॉइंट होता है उसमें डायरेक्ट तार लगा देते हो और उस तार से चार्ज आपके मोबाइल में ट्रांसफर हो जाता है। तो दैट इज द मेथड ऑफ द कंडक्शन। मेथड ऑफ चार्जिंग विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन कहलाता है। बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको दिया है, डायग्राम में भी चल रहा है ना, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं बेटा इंडक्शन पे। तीसरा जो मेथड है इंडक्शन का, चार्जिंग का, वो होता है इंडक्शन। समझ लो, ध्यान से सुन लो, इंडक्शन क्या होता है। जैसे कि आप यहां देखो, है ना, नेगेटिव इंडक्शन, पॉजिटिव इंडक्शन, ये रहा, है ना। तो इंडक्शन, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इसमें इंडक्शन में क्या करते हैं बेटा हम? अगर जैसा आप डायग्राम में देख रहे हो तो इंडक्शन में क्या है? एक नेगेटिवली रोड है ना, और वो जो नेगेटिवली रोड है और ये क्या है? इसमें जितने पॉजिटिव है उतना ही क्या है? नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इनिशियली क्या है? न्यूट्रल है ये तो, दिस इज न्यूट्रल। लेकिन जब आप इसमें कोई नेगेटिवली चार्ज रोड लाओगे, यानी कि नेगेटिवली चार्ज रोड लेकर के आओगे, तो क्या होगा? जो ये नेगेटिव चार्ज होते हैं ना, नेगेटिव चार्ज, क्लियर है बात? मैंने आपको बताया था, ये जो देखो, ध्यान से सुनो, जो प्रत्येक मटेरियल एटम से मिलकर के बना होता है। एटम में न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज, उसके चारों इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज। न्यूक्लियस फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं।
इलेक्ट्रॉन को आप एटम से निकाल भी सकते हो और उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल भी सकते हो, लेकिन न्यूक्लियस को आप हिला नहीं सकते। क्लियर है क्या? न्यूक्लियस क्या होता है? फिक्स होता है। देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन इसे टच नहीं कराना है, टच नहीं कराना। जैसे इसमें हम डायग्राम में दिखा रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा ऐसे करके, पहले और पास आएगा, जब इलेक्ट्रॉन इसके और पास आएगा, है ना, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगने लगेगा। बताया था ना अभी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, सेम चार्ज लाइक चार्ज रिपल ईच अदर। तो नेगेटिव क्या होते हैं? दूर चले जाएंगे। यानी लेकिन पॉजिटिव के साथ नेगेटिव का अट्रैक्शन भी होगा, लेकिन ये अट्रैक्शन भी होगा पॉजिटिव वालों का, लेकिन आयन तो फिक्स होते हैं, एटम तो फिक्स होते हैं, वो तो मूव नहीं करेंगे। कौन से जाएंगे? इलेक्ट्रॉन ही चले जाएंगे, इधर की ओर चले जाएंगे। क्लियर है क्या बात? तो जैसे आप नेगेटिव रोड लाते हो तो इलेक्ट्रॉन उधर चले जाएंगे। इसी तरीके से यदि आप पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लाते हो तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ इंडक्शन का, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे आप एक बार इसे भी देख लो, कैसे ये पॉजिटिव इंडक्शन है। क्या है ये? पॉजिटिव इंडक्शन। यानी जब आप नेगेटिव चार्ज लाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव इंडक्शन आ जाएगा, है ना। पॉजिटिव इंडक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव्स अवे एंड द साइड बिकम पॉजिटिव। और ये नेगेटिव इंडक्शन है बेटा। नेगेटिव इंडक्शन में क्या होगा कि पॉजिटिव रोड को पास में लाओगे और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? जो साइड होगी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव इंडक्शन के कारण है। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूंगा इंडक्शन का, वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ये कंडक्टर है। क्या है ये? कंडक्टर। इंडक्शन जो होता है, ध्यान रखने वाली बात है, वो कंडक्टर में ही होता है। और ये इंसुलेटर है ना। ये क्या है? इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब जिसमें चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। यदि आप इसमें कोई नेगेटिवली चार्ज रोड लाओगे तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज इधर चला जाएगा, रिपल, और पॉजिटिव इक्विवेलेंट मान लेते हैं, ऐसे आ जाएगा। लेकिन यदि आपने ये रोड हटा ली, इसे क्या कर लिया? दिस रोड इज रिमूव्ड। यदि आप इसे रिमूव्ड कर लेते हो तो क्या होगा? भैया कुछ भी नहीं होगा, जैसे पहले था वैसे ही न्यूट्रल हो जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। अभी भी वैसे तो ये न्यूट्रल ही था, अभी भी क्या है? ये न्यूट्रल ही है। क्या है ये? न्यूट्रल ही है। तो पहले तो ऐसे था, फिर से क्या हो जाएगा? रोड यहाँ पे आ जाएगी, दूर आ जाएगी, मान लिया इसे रिमूव कर ली तो एज इट इज हो जाएगा, जैसे था वैसे ही हो गया। ये नेगेटिव चार्ज फिर से कोलैप्स कर जाएंगे और फिर से न्यूट्रल हो जाएगी। पहले भी न्यूट्रल ही थी वैसे तो। लेकिन ध्यान से सुनो क्या कि यदि आपने, ये तो इंसुलेटर स्टैंड है, यहाँ पे कंडक्टर है, आप यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज रोड लेके आ गए। क्या लेके आ गए? नेगेटिवली चार्ज रोड लेके आ गए। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव अट्रैक्शन नेगेटिव रिपल्शन के कारण आ गया। लेकिन यदि आपने इसे यहाँ पर ग्राउंड कर दिया, क्या कर दिया बेटा? ग्राउंड कर दिया। क्या कर दिया? ग्राउंड कर दिया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए हैं ना, तो ग्राउंड करके का मतलब है इसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है, ग्राउंड का पोटेंशियल जीरो आ जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर जाएंगे? अर्थ के अंदर मूव कर जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल करके, इस स्टैंड में से निकल करके इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इधर चला जाएगा। तो यहां पर तो केवल पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और ये क्या आएगा? नेगेटिव रोड इसके पास है ना। तो ये इस तरीके से बना हुआ है। सारा का सारा चार्ज कहां चला जाएगा बेटा? अर्थ में ही चला जाएगा। अब यदि आप रोड को रिमूव करें, रोड इज रिमूव्ड, यदि रोड को क्या करते हैं हम? रिमूव करते हैं, तो ध्यान से देखो फिर क्या होता है। और जैसे ही आप रोड को रिमूव करोगे तो ये जो चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, है ना, साइड में आ जाता है, ऊपर आ जाता है। तो ये क्या हो गया? दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पेयर बन जाता है। तो हमने क्या करा बेटा? हमने क्या करा? स्पेयर। दिस इज व्हाट? स्पेयर। हमने क्या करा? इस
पहले तो क्या था, कंडक्टर न्यूट्रल था, जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही न्यूट्रल था, लेकिन हमने इंडक्शन की हेल्प से क्या कर दिया, इस गोले को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडक्शन, है ना, इंडक्शन के द्वारा चार्जिंग। तो मैंने आपको बेटा 3 बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, एनिमेटेड डायग्राम के साथ आपको सिखाने की कोशिश की है कि मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होती है। मुझे लगता है कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया है तो बेटा एक बार अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ो, थोड़ा सा मेहनत करो, वीडियो लेक्चर देखो, जो जो पॉइंट, जो जो स्टेटमेंट हमने बोले हैं बुक से मैच करो। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। यदि आप मेहनत करोगे तो आपको समझ में आएगा, यदि नहीं करोगे तो नहीं आएगा। लेकिन मेहनत करोगे तो 100% एक बार पढ़ने से नहीं, 2 बार पढ़ने से तो आ ही जाएगा। इतना टफ टॉपिक नहीं भी है, इसमें कुछ मैथमेटिकली नहीं है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की भी आवश्यकता नहीं है। चीज़ों को, जो आपको चीज़ें बताई गई हैं बेटा, उन चीज़ों को थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करो और एक्सरसाइज में थ्योरेटिकली जो क्वेश्चन दिए हुए हैं बोर्ड के, आप उन्हें आंसर करने की कोशिश करो तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। क्लियर है बात? आंसर आएंगे आपके, ठीक है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर चलने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका लिख देता हूं, और वो पॉइंट ये है कि जो चार्ज होता है इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। लिख लो, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, है ना। यदि मास नहीं है तो चार्ज भी नहीं होगा। चार्ज का मतलब है जहां पर मास है वहीं चार्ज आ सकता है, हवा में चार्ज नहीं आ सकता। जब तक एटम नहीं होगा, चार्ज जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन, बेसिकली अब मैं आपको चार्ज की डेफिनेशन बता दूं जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, कि व्हाट इज चार्ज। चार्ज इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी की प्रॉपर्टी है चार्ज। तो जब बॉडी नहीं होगी यानी मास नहीं होगा तो चार्ज कहां से आएगा। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, ऑफ मैटर की प्रॉपर्टी है, जिसके कारण इससे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उसका एक्सपीरियंस करता है, उसका इफेक्ट का एक्सपीरियंस करता है ना। तो चार्ज जो होगा वो हमेशा बॉडी पर होगा, मास पर होगा, मास से एसोसिएट होगा। विदाउट मास नो चार्ज। ध्यान रखना इस बात को, बहुत ही अच्छा पॉइंट आपको बताया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब होने वाला है हमारा, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, नेक्स्ट पॉइंट कहाँ गया हमारा, अरे कूलम्ब्स लॉ कहाँ गया है, कूलम्ब्स लॉ बताने जा रहा था ना अपन, है ना। देखो बेटा, कूलम्ब्स लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं, नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कैसे। लिखो बेटा, कूलम्ब्स लॉ इधर आ जाता है, कूलम्ब्स लॉ, है ना। व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ? कूलम्ब्स लॉ हेडिंग डाल लो आप, कूलम्ब्स लॉ। व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ? सबसे पहले डिफाइन फॉर पॉइंट चार्जेस, है ना। यदि दो पॉइंट चार्जेस हैं, है ना, इफ देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, और दोनों ही क्या रखे हुए हैं, कुछ डिस्टेंस r पे रखे हुए हैं, तो ध्यान से सुनना, 2 कूलम्ब्स लॉ हैं। एक तो मैग्नीट्यूड हम बताएंगे, दूसरा वेक्टर फॉर्म बताएंगे। इस यहाँ पर हम केवल और केवल अभी मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। व्हाट इज द कूलम्ब्स लॉ? यदि जो चार्ज Q1 Q2 कुछ डिस्टेंस पे रखे हों तो उन पर या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अट्रैक्टिव फोर्स तब लगेगा जब वो अनलाइक होंगे, अलग अलग होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। रिपल्सिव फोर्स कब लगेगा? जब वो सेम और या लाइक चार्ज होंगे। तो जो भी है फोर्स हम मान लेते हैं, जो इनके बीच फोर्स होता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड वो Q1 Q2 यानी दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल और उनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज द कूलम्ब्स लॉ। लिख लो बेटा, डेफिनेशन लिख लो। कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, द attractive or repulsive force between 2 charges is proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। यही कूलम्ब्स लॉ है। तो हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। दिस इज व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा बेटा, बता सकते हो? मैग्नीट्यूड फोर्स इज
इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। और यदि आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हो तो ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाता है। क्लियर है के बाद, जहां K क्या है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, और यूनिट जो K की होगी वो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होती है। मैं इधर आ जाता हूं, देखो ध्यान से सुनो। तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। क्लियर है क्या बात, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, जहां K जो है वो कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे क्या बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्साइनल, इसे क्या बोलते हैं एप्साइनल, इसे क्या बोलते हैं नॉट। और इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9 इसकी वैल्यू होती है। तो जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। यदि आप इसे कैलकुलेट करते हो 8.85 इंटू 10 की पावर -12, और जो यूनिट आएगी एप्सिलॉन नॉट की वो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर था, तो एप्सिलॉन यूनिट की एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होगी वो पलट जाएगी और कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर के इक्वल हो जाती है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द एप्सिलॉन नॉट, है ना। दूसरी बात, ये जो हमने निकाले हैं इसे एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। किसकी स्पेस, फ्री स्पेस, और इसे हम वैक्यूम भी बेटा बोलते हैं, ध्यान रखने वाली बात है। दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान रख लेगा, कूलम्स लॉ ही इस प्रकार से हम लिखते हैं। क्लियर है बात। अब मैं आपको एक एग्जांपल करा देता हूं जिससे कि आपको समझ में आए कि मान लेते हैं, देखो ध्यान से, 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। आपको इसमें अट्रैक्टिव फोर्स निकालना है। देखो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ पर भी कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये चार्ज जो है, ये चार्ज कैसे हैं, दिस चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज में जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, इट वुड बी रिपल्सिव टाइप फोर्स होगा। 1 माइक्रोकूलम, आर कितनी है बेटा 1 मीटर, Q1 कितना है इसमें 1 माइक्रोकूलम, Q2 कितना है बेटा 2 माइक्रोकूलम। ध्यान देने वाली बात है, माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम में 10 की पावर -6 कूलम चार्ज होगा। क्लियर है बात। तो ध्यान से देखो बेटा, तो फोर्स जो होगा वो क्या होगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। K की वैल्यू कितनी होगी 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम यानी 10 की पावर -6 कर दूंगा मैं, 2 माइक्रोकूलम 2 इंटू 10 की पावर -6 कर दूंगा, अपॉन आर स्क्वायर कितनी होगी 1 का स्क्वायर यानी 18 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -12, 18 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन आ जाता है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो व्हाट इज द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम, दिस इज द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस। इस तरीके से आप कूलम्स लॉ की हेल्प से दो चार्जेस के बीच फोर्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या बात, ठीक है। तो मैं आपको एक कुछ क्वेश्चन करा देता हूं मैं, है ना, कूलम्स लॉ के, तो तभी आपको ज्यादा बेटर लगेगा, है ना। जैसे कि ये है क्वेश्चन, देखो बेटा आप क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इफ पॉइंट चार्ज Q1 है 2 इंटू 10 की पावर -7, Q2 है 3 इंटू 10 की पावर -7, आर प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर सेपरेशन, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। तो बहुत ही सही क्वेश्चन है क्या। एक तो इसमें 2 माइक्रोकूलम है, सॉरी 2 माइक्रोकूलम नहीं है, एक तो इसमें चार्ज कितना है बेटा Q1 है, एक चार्ज क्या है Q2 है, दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या 30 सेंटीमीटर, तो 0.3 मीटर दोनों के बीच सेपरेशन है ना। दिस इज Q1 एंड Q2। Q2 कितना है बेटा 3 इंटू 10 की पावर -7, और Q1 कितना है 2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। तो बेटा फोर्स कितना होता है मैग्नीट्यूड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -7, Q2 की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाय R कितना है 0.3 का स्क्वायर। तो थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, ये कट जाएगा 9 दूनी 18 और ये आएगा 0.09 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -7 14।
तो ये आ जाएगा आपका 9 दूनी 18 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर माइनस 14, और बेटा कितना आ जाएगा बता सकते हो? 2 इंटू कितना 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? बी ऑप्शन। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। तो इस तरीके से आपको कूलम्स लॉ के मैग्नीट्यूड के बेस पर क्वेश्चन कर लेने हैं, है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चन है। लेकिन इन क्वेश्चंस को करने से पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, और वो है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग डालिए आप बेटा, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ध्यान से सुनना, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपको याद भी रखना है। देखो, जैसे मान लेते हैं एक Q1 चार्जेस है, एक हमारे पास Q2 चार्जेस है। क्लियर है के बाद? दोनों ही सेम चार्जेस हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा? R मान लेते हैं। मान लिया Q1 पॉइंट A पर रखा हुआ है, Q2 पॉइंट B पर रखा हुआ है। दूसरी बात, अब हमें वेक्टर फॉर्म में निकालना है, तो जहां Q1 पॉइंट A पे रखा हुआ है, तो A का जो पोजीशन वेक्टर है उसे R1 मान लेते हैं, और जो Q2 का पोजीशन वेक्टर जहां वो B पे रखा हुआ है उसे हम R2 वेक्टर मान लेते हैं। तो ये जो हमारा AB वेक्टर होगा इसे हम R वेक्टर मान लेते हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये तो Q2 है ना। Q2 पर जो फोर्स लगेगा Q1 के कारण, वो किधर लगेगा? इधर की ओर लगेगा, है ना। दो चार्जेस हैं Q1 Q2, फोर्स कैसे लगेगा? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एंड अवे फ्रॉम द चार्ज, और उस फोर्स को हम लिखेंगे फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। क्या मतलब है इसका? फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, एंड दिस इज अ वेक्टर। इसी तरीके से इस पर भी लगेगा फोर्स Q2 के कारण, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इधर की ओर होगी, और इसे हम लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है के बाद? तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो। अब ध्यान से देखो, Q1 चार्ज है, व्हाट इज R1? R1 क्या है? व्हाट इज R1? है ना, R1 इज द पोजीशन वेक्टर। क्या है बेटा? ये पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। ठीक है। व्हाट इज R2 वेक्टर? इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 वेक्टर। क्लियर है क्या बात? व्हाट इज R वेक्टर? वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर ये है ना, दिस इज द वेक्टर AB। आगे बात समझ में? दूसरी बात, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस फोर्स और इस फोर्स के वेक्टर अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होते हैं? सेम होते हैं। यानी कि 2,1 वेक्टर इज इक्वल टू 1,2 वेक्टर इज इक्वल टू F। दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे? सेम होंगे, F। और बेटा मैग्नीट्यूड बता सकते हो कितना होगा? मैग्नीट्यूड होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड, है ना। ये इनका मैग्नीट्यूड होता है। अब ध्यान से सुनो, अपने को F2,1 वेक्टर निकालना है ना। यदि आपको यूनिट वेक्टर पता है, आपने 11th-12th में वेक्टर पढ़ा हुआ है, तो ये जो यूनिट वेक्टर होता है, दिस इज द वेक्टर R अपॉन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड R, है ना। तो वेक्टर R को क्या लिखते हैं बेटा? वेक्टर R को लिखेंगे, अच्छा ये तो वेक्टर R होता है, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम? R भी लिख सकते हैं। तो वेक्टर R क्या होगा? R मैग्नीट्यूड एंड द यूनिट वेक्टर R। क्लियर है के बाद? वेक्टर R को क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। जैसे फोर्स वेक्टर को क्या लिखेंगे? फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू द यूनिट वेक्टर। What is unit vector? Is the unit vector along the direction of F। ऐसे तो लिखते हैं। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? n कैप से रिप्रेजेंट करते हैं हम, r कैप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, f अपॉन मॉड ऑफ f, यही तो होती है यूनिट, यानी वेक्टर f अपॉन f। तो बेटा f क्या हो जाएगा? f वेक्टर इज द मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ f। ये थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है, इसे ध्यान से सुनिए, वेक्टर को रिवाइज कीजिए और तब आप आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, मैं इसे साफ कर देता हूं अभी के लिए कि हमें क्या लिखना है? F2,1 वेक्टर लिखना है। क्या लिखना है बेटा? हमें F2,1 वेक्टर लिखना है। तो वेक्टर क्या होगा? मॉड ऑफ F2,1 वेक्टर इन द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन में वेक्टर कितना है? R, तो उसका यूनिट वेक्टर कितना हो गया? R। तो बेटा इसका F2,1 मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड है F, और कितना है ये? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर। सो दिस इज द फोर्स वेक्टर K
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना कैसे कि यदि मैं इसे ओरिजिन O मान लूं तो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OAB में OA वेक्टर थ्योरी से प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर। कैसे? OA वेक्टर AB वेक्टर OB वेक्टर, OA वेक्टर AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर। OA वेक्टर क्या है? R1 वेक्टर प्लस AB वेक्टर क्या है? R वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर क्या है? R2 वेक्टर। ध्यान से देखो बेटा, तो R वेक्टर क्या आ जाएगा? R वेक्टर आ जाएगा R2 माइनस R1। सो दिस इज द R वेक्टर। यदि आप इसका मैग्नीट्यूड लेना चाहते हो तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू R2 माइनस R1। और मैग्नीट्यूड को क्या लिखेंगे हम? R। इसका मतलब R को हम क्या लिख सकते हैं? R2 माइनस R1 भी लिख सकते हैं। ये मैग्नीट्यूड होता है। और जबकि वेक्टर क्या है? R2 माइनस R1। ध्यान देना बेटा यहाँ पे कि F2,1 को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या आएगा? K Q1 Q2 अपॉन यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर R अपॉन R, और ये हो गया R स्क्वायर। तो ये हो गया दिस इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू वेक्टर R। ध्यान से देखो, F2 इधर लिख देते हैं हम, F2,1 हम लिखने जा रहे हैं और ये क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R को क्या लिखूंगा? वेक्टर R को लिखूंगा मैं R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय, कितना डिवाइडेड बाय? ध्यान से देखो, R क्यूब और R क्या लिखा था हमने लिखा था R2 माइनस R1 का क्यूब। सो बेटा F2,1 वेक्टर क्या हो गया? यानी कि फोर्स ऑन चार्ज 2 बिकॉज ऑफ 1 इन वेक्टर फॉर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय K Q1 Q2 R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 का क्यूब। क्लियर है क्या बात? इसी तरीके से यदि आप F1,2 निकालते हो यानी कि 1 पर फोर्स बिकॉज ऑफ 2, तो क्या आएगा? सिंपल ऐसे लिख देंगे K Q1 Q2, और यहां पे क्या आएगा? यहां पे 2,1 था तो R2 माइनस R1 आया, यहां पे आ जाएगा R1 माइनस R2। नीचे क्या आएगा बेटा? R1 माइनस R2 का क्यूब आ जाएगा। सो दिस इज द फोर्स F2,1 आ जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि आप वेक्टर R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड, इसमें कोई अंतर नहीं होता। क्लियर है बात? यहां पे R1 माइनस R2 है, R2 माइनस R1 है। यदि आप ध्यान से देखोगे 2,1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F1,2 वेक्टर ही होता है। क्लियर है क्या बात? तो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या होंगे? सेम होंगे। मैग्नीट्यूड क्या होंगे? सेम होंगे, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट ही होगी। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। दिस इज द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कहलाता है। वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों को बिल्कुल समझ में आना चाहिए। मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि वेक्टर फॉर्म जो है न्यूटन्स कूलम्स लॉ की कब लगानी है और कब जो इससे पहले किया था मैग्नीट्यूड वाला वो लगाना है। ठीक है, तो आप इसे थोड़ा कॉपी कर लीजिए बेटा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, तो हमारा लगभग इस लेक्चर का तो काम हो ही गया है ना। कूलम्स लॉ तक हम पहुंच ही गए हैं पहले लेक्चर में। ध्यान से देखो, एक एग्जांपल करते हैं कि मान लेते हैं ये Q1 है और ये Q2 है, ये 1 माइक्रो कूलम है और ये 2 माइक्रो कूलम है और 2 मीटर इसके बीच के डिस्टेंस दिया हुआ है। तो फोर्स जब आप निकालोगे तो इस पे तो इधर लगेगा, इस पे ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो जो फोर्स के मैग्नीट्यूड होंगे वो सेम होंगे और K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर होंगे। K की वैल्यू दे रखी है, Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू और R2 है, 2 स्क्वायर कर दोगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाता है, जो कि सिंपल और सिंपल मैग्नीट्यूड वाले फॉर्मूले से आपने किया हुआ है। वैसे तो आप नेक्स्ट लेक्चर में देखोगे कि मोस्टली इसी और इसी से हम क्वेश्चन सारे सॉल्व कर देंगे, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन जो अभी हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पढ़ा है उस पर भी आ जाता है ना। कैसे क्वेश्चन अगर जो इसमें दिया होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, है ना। नहीं दिया हुआ है ना, नहीं दिया हुआ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि आप क्वेश्चन लिख लीजिए
समझ लीजिए कि Q1 चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का और Q2 चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का। ये जिस पॉइंट पे रखा है उसके कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3 और इस पॉइंट के जिस पॉइंट पे रखा हुआ है उसके -1, -1, 2 ऐसे। तो इनके बीच की डिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं दी हुई है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि चार्ज, लिख लो आप क्वेश्चन, चार्ज Q1 इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए की वैल्यू कितनी है 1, 2, 3 एंड चार्ज Q2 दैट इज 2 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट पॉइंट बी, फाइंड द फोर्स ऑन, क्या करना है आपको, फाइंड द फोर्स ऑन Q2 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि आपको Q2 पे फोर्स निकालना है। तो आपको निकालना है फोर्स वेक्टर F2, 1, क्या आएगा आंसर K Q1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 माइनस R1 का क्यूब आंसर आ जाएगा। लेकिन R1 R2 क्या है, देखो K तो वैल्यू पता होती है अपने को, Q1 1 माइक्रोकूलम, Q2 2 माइक्रोकूलम, लेकिन R2 और R1 क्या है, व्हाट इज R1 R2, अभी लिखाया था मैंने, R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, यानी कि यही पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर क्या आएगा बेटा, R1 वेक्टर आएगा हमारा, देख लेते हैं कितना 1, 2, 3 वेक्टर फॉर्म से I, 2j प्लस 3k। इसी तरीके से हमारे पास R2 वेक्टर भी आ जाएगा, वो कितना आएगा, इससे -1 I कैप -1 j कैप प्लस 2k कैप। क्लियर है बात। हमें यहाँ पे लाना R2 माइनस R1, तो मैं लिख देता हूँ R2 माइनस R1 कैसे आएगा, R2 तो ये है -1 I कैप -1 j कैप प्लस 2k कैप माइनस I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और कितना आया बेटा, माइनस करेंगे तो -2I कैप -3j कैप प्लस -k कैप। दिस इज द R2 माइनस R1 वेक्टर। और यदि आप इसका मोड लेना चाहते हैं, जो कि हमारा यूज तो होगा ही, तो कितना आएगा √(-2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। सभी सब माइनस में आ रहे हैं क्या, हाँ आ रहे हैं तो आने दो, उसमें तो क्या है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है, माइनस में ही आएंगे। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4 + 9 + 1, तो कितना आ गया √14, तो R2 माइनस R1 आ गया। ध्यान से देखो R2 माइनस R1 का क्यूब ये यूज होगा ना, तो मैंने इसका क्यूब कर दिया। तो बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है कि इसका क्यूब कैसे करें, मैं आपको बता देता हूँ। क्यूब का मतलब है √14 का स्क्वायर इंटू √14, और √14 का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर होता है 14 इंटू √14, ये समझ में आना चाहिए। R2 माइनस R1 का क्यूब इजकल 14 √14 आएगा, और R2 माइनस R1 दे रखा है, इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, F2, 1 K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम 10 की पावर -6, Q2 कितना है 2 माइक्रोकूलम 2 इंटू 10 की पावर -6, R2 माइनस R1 -2I कैप -3j कैप -k कैप डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 का क्यूब कितना आया 14 √14। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों, बिल्कुल आंसर आपका आ जाएगा, यह आ जाएगा 7, तो 9/7 √14 इंटू 10 की पावर -3 और -2I कैप -3j कैप -k कैप न्यूटन इज द F2, 1 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप F2, 1 निकाल लेंगे। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो आपको कैसे करना है, कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म कब लगाना है बेटा, जब आपको Q1 और Q2 दिए हो लेकिन उसके पोजीशन वेक्टर या पोजीशन भी दी हो। वो डायरेक्ट क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है कि Q1 का पोजीशन वेक्टर जो है वो I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है, और Q2 का जो पोजीशन वेक्टर -I कैप -j कैप प्लस 2k कैप है, या वो इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट भी दे सकता है। तो आपको कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म लगाना है। लेकिन यदि आपको Q1 और Q2 दिया हो और उनके बीच की डिस्टेंस दी हो, तो आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला लगाना है और K Q1 Q2 अपॉन R² अप्लाई करके फोर्स निकाल देना है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल इस लेक्चर में हमने काफ़ी कोशिश की है समझने की। सबसे पहले हमने व्हाट इज चार्ज पढ़ा, उसके बाद हमने बेटा मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा है कूलम्स लॉ
ये मैग्नीट्यूड और वेक्टर फॉर्म। डेफिनेटली आपको यदि ये लेक्चर समझ में आया हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि बम्बोले एकेडमी पर दीपक सैनी सर, डीएस से सर पढ़ा रहे हैं, उसे ज्वाइन करें, वीडियो लेक्चर को देखें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कूलम्स लॉ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। यदि आप इसे कंटिन्यूसली वॉच कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप इसे टच में रहिए, आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी मैं नया एक वीडियो लेक्चर अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, है ना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।